हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 2 किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर को हम अपनी इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं और हाँ, इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सोल्यूशन वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको ओपन करते ही फर्स्ट में ही मिल जाएगा। तो अगर एनसीईआरटी सोल्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर चाहते हो इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो और फास्ट में ही आपको लिंक मिल जाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेसिकली इस चैप्टर पर हम जो अपनी मेडिएवल हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे जो किंग्स और किंगडम्स जो इमर्ज हुआ, डायनास्टीज इमर्ज हुआ उस टाइम, उनके बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है एक मैप जहाँ पर बताया गया यहाँ पर पालास के बारे में, चामानास, और यहाँ पर बताया गया राष्ट्राकूटास के बारे में। सो यहाँ पर 3 डायनास्टीज मेंशन किया गया, यहाँ पर 3 डायनास्टीज मेंशन किया गया, यहाँ पर एक और यहाँ पर साउथ इंडिया पर दूसरा वाला। ओके, सो इन तीनों में क्या होता था, इन तीनों में हर चीज़ को लेकर झगड़ा होता रहता था। और ये जो कानौज का एरिया है इसको लेकर तो ज़्यादातर झगड़ा होता था। ये कानौज यहाँ पर देख सकते हो आप, क्यों होता था, क्योंकि ये जगह फर्टाइल है, यहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ की इकोनॉमी अच्छा है, इसीलिए इस जगह को लेकर बहुत सारे झगड़े होते रहते थे। सो चलो चैप्टर को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मैनी न्यू डायनास्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, और ये बात हम पढ़ रहे हैं 7th सेंचुरी के बाद की। सो 7th सेंचुरी के बाद से न्यू डायनास्टीज इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। और उस टाइम क्या हुआ, गुप्ता पीरियड तो ख़त्म। ओके, गुप्ता पीरियड वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बाद में हर्षवर्धन और भी बहुत सारे जो आए थे रूलर्स फिर आए थे, कौन, हमारा चालुक्य भी एक इम्पोर्टेंट थे, और सातवाहनास, वो सब ख़त्म हो चुका था। और अब न्यू जो डायनास्टीज वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था उनका। सो सबसे पहले देखो आप, मैप फास्ट शोज द मेजर रूलिंग डायनास्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डायनास्टीज थी इन्होंने रूल किया, बहुत बड़े बड़े ये डायनास्टीज थे। ये जो राष्ट्राकूटास और पालास और यहाँ पर थे चामानास, तो ये बहुत बड़े बड़े डायनास्टीज थे जिन्होंने रूल किया 17th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। और यहाँ पर साइड में एक दिया हुआ है लोकेट द गुजारा प्रतिहारास राष्ट्रकूटास पालास चोलास एंड चामानास चौहान्स कैन यू फाइंड द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर द एक्सरसाइज्ड कंट्रोल। ओके, सो गुजारा प्रतिहारास जो थे उन्होंने राष्ट्रकूटास पर राज किया, और जो चौहान्स थे उन्होंने चामानास पर राज किया। और यहाँ पर और भी थे नीचे जो चोलास थे, चोलास ने अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया था, वो हम आगे नीचे पढ़ेंगे। और ठीक है, चोलास ने अपना एरिया एक्सटेंड कर लिया था, उन्होंने पांड्यास को, पल्लवास को, सबको हरा दिया था, वो हम आगे जानेंगे। सो द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज, न्यू जो डायनास्टीज इमर्ज हो रहे थे वो कैसे चल रहा था, वो कैसे इमर्ज हो रहे थे, उनके बारे में अभी इस टॉपिक पर हम समझेंगे। बाय द 7th सेंचुरी देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स, बाय द 7th सेंचुरी देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर chiefs in different regions of the subcontinent। so 7th सेंचुरी में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स जो है वो आ गए थे डिफरेंट जगहों पर। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सुबॉर्डिनेट्स एंड सामंतास। ओके, सो जो किंग्स थे उनके साथ साथ उनके एरिया में सुबॉर्डिनेट्स जिनको कहा जाता है सामंतास वो भी थे। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास पर आपको समझाया था कि सामंतास जो होते थे वो एक राजा, उनको एक एरिया दे देते थे और राजा के एक एरिया पर वो राज करते थे। ये उस टाइम से चला रहा था। ओके, और अभी भी ये चल रहा है। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। सो वो क्या करते थे, किंग्स को जिनके अंडर पर वो है उनको गिफ्ट्स प्रोवाइड करते थे, गिफ्ट्स देते थे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिटरी सपोर्ट। और कभी अगर वॉर्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता था किसी और रूलर्स के साथ, सो वो क्या करते थे, अपने किंग्स को मिलिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते थे अपनी ओर से, और उनकी किंग की कोर्ट्स पर भी प्रेजेंट रहते थे हमेशा जब भी उनको बुलाया जाता। एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ, और जैसे ही सामंतास ज़्यादा पावर एंड वेल्थ गेन कर लेते थे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंता। और वो अपने आप को क्या कर लेते थे, इस समय का फायदा उठा के वो अपने खुद को महासामंता डिक्लेयर कर लेते थे। महामंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, वो खुद को लॉर्ड कह देते थे उनकी जो एरिया है उस एरिया की।
एंड सो ऑन। समटाइम्स दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलोड। सो कभी कभी वो किंग से जो है ये डिक्लेयर कर लेते थे कि हम अब इंडिपेंडेंस है, हम अब इस रूलर के अंडर में नहीं आते हैं। सो जब भी वो पावरफुल हो जाते हैं सामंतास, तो वो अपने जो पावर है उसको ऐसे दिखाना स्टार्ट कर लेते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन डिकेन। सो हमने फिलहाल ही मैप पर देखा था राष्ट्रकूटा, यहाँ पर जो येलो वाला हिस्सा है यहाँ पर राष्ट्रकूटास हमने देखा था, राइट। सो ये जो राष्ट्रकूटास पर क्या चल रहा था, कौन सी राजा ने यहाँ पर रूल किया, इनके बारे में हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। इनिशियली दे वेयर सुबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। सो क्या होता था यहाँ पर, हमने पहले भी प्रीवियस क्लास पर समझा था, यहाँ पर क्या कौन रूल कर रहे थे, चालुक्य रूल कर रहे थे, राइट। सो क्या करते थे, ये जो राष्ट्रकूटास के रूलर थे वो भी चालुक्यास के सामंतास थे, ओके। एक सामंता थे और चालुक्यास के अंडर पर उनका एक थोड़ा सा जगह राजा ने दे दिया और वो क्या करते थे, वहाँ पर रूल करते थे। तो फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं। इन द मिड 18th सेंचुरी, और जो मिड 18th सेंचुरी था उस टाइम की बात है, दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ, दंती दुर्गा नाम था उस इंसान ने जो था राष्ट्रकूटा का चीफ था। ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्या गर्भा, लिटरली द गोल्डन वोम, ओके। सो एक राष्ट्रकूटा चीफ थे दंती दुर्गा, उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म कर लिया हिरण्या गर्भा कह के। क्यों? क्योंकि चालुक्य से वो उनको लगता था वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और उन्होंने क्या किया उस टाइम, व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स ने इस रिचुअल को कंप्लीट किया। इट वाज थ्रू टू लीड टू द रीबर्थ और सेक्रीफाइजर एज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाई बर्थ। और वो क्या थे, वो क्षत्रिय फैमिली के नहीं थे बाई बर्थ, ओके। वो किसी और जो कास्ट था उनका। फिर उन्होंने ये जो हिरण्या गर्भा कराया रिचुअल, यह परफॉर्म करके उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका रीबर्थ हुआ है एज ए क्षत्रिय किंग के हिसाब से। फिर उन्होंने क्या किया, चालुक्य के जो एरिया है उसको कब्जा कर लिया, इवन इफ ही वाज नॉट, ओके। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिटरी स्किल्स टू कर्व आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा, मयूर अशरम एंड द गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्रा were Brahmins who gave up their traditional professions to arms successfully, establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. Okay, so जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसकी कहानी हमने पढ़ा था चालुक्य से कैसे राष्ट्रकूटा एक जो डायनास्टी है वो बन गया, दंती दुर्गा ने बनाया। वो क्या थे, वो क्षत्रिय फैमिली से नहीं थे, वो थे किसी और फैमिली के, और उन्होंने क्या एक रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्या गर्भा, और वो परफॉर्म करके उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका रीबर्थ हुआ है एज ए क्षत्रिय किंग। सो वो क्या उन्होंने वहाँ से अपना जो किंगडम है, अपना जो डायनास्टी है उसको इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आया राष्ट्रकूटा के बारे में? आई होप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं कि और भी ऐसे केसेस है जहाँ पर लोगों ने जो उनका रियल जो कास्ट था, उनका रियल जो क्लास था, उनको त्याग किया और जो है क्षत्रिय को एक्सेप्ट किया और वो किंग बने। जैसे कि ब्राह्मण्स का क्या होता था, पूजा पाठ करवाना, ये सब था उनका जो फैमिली का वर्क, सब करते थे, पूजा पाठ ही करते थे। सो वही चीज़, पर उन्होंने क्या किया, दो ऐसे किंग थे, उन्होंने अपना जो प्रोफेशन है फैमिली का, अपना जो खुद का ब्राह्मण्स का प्रोफेशन है उसको त्याग किया और आर्म्स उठाया और अपना जो किंगडम है उसको इस्टेब्लिश किया। जैसे कि यहाँ पर नाम बताया है कदम्बा मयूर अशरम, कदम्बा, ओके। सो एक ऐसा किंग है वो है कदम्बा मयूरशरम, एंड जो थे और एक थे गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्रा। ये दोनों क्या थे, वो ब्राह्मण्स, उनका बर्थ हुआ था ब्राह्मण्स फैमिली में, पर उन्होंने जो अपना खुद का ट्रेडिशनल प्रोफेशन है उसको त्याग किया और आर्म्स उठाया और फिर उन्होंने अपना अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। एक ने किया कर्नाटका में और एक ने राजस्थान में। इस मैप पर ही आप देख सकते हो, एक ने कर्नाटका पर इस्टेब्लिश किया और दूसरे ने किया राजस्थान पर। यहाँ पर गुजरा प्रतिहारास का आपने ये देखो आप, ये था गुजरा प्रतिहारास का किंगडम, यहाँ पर उन्होंने अपना जो है किंगडम उसको इस्टेब्लिश किया और इतना बड़ा किया। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, और यही जो किंगडम था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। इनका जो किंग हाँ बन गए, अपना डायनास्टी भी इस्टेब्लिश कर लिया और इसको चलाना भी तो पड़ेगा। इसका जो खर्चा होता है, टेम्पल्स बनाना और भी बहुत सारे उस टाइम का भी खर्चा होता था, लोगों को संभालना, तो वो कैसे चल रहा था उनके बारे में ये वाला टॉपिक है। मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई sounding titles such as Maharaja, Adhiraj, Great King, Overlord of King, Three Bhuvana, Chakravarti, Lord of the Three Worlds,
सो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो जो किंग्स थे वो इतने बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट कर लेते थे, जैसे कि महाराजा आदिराज कोई अडॉप्ट कर लेता था, इसका मीनिंग है ग्रेट किंग और ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, और सब किंगों से बड़ा किंग इसका मतलब है। और नेक्स्ट है एक हमारा त्रिभुना चक्रवर्ती, जो है लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, जो 3 वर्ल्ड्स है उनका लॉर्ड वो खुद को बताते थे, एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स they often shared power with their samantas as well as with associations of patients, traders and brahmins. So वो खुद को इतना बड़ा बड़ा बता के भी उनको क्या करना पड़ता था, अपना पावर से वो शेयर करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी किंगडम को चलाने के लिए ये जो सामंतास और पेशेंट्स, ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस ऑफ पेशेंट्स और ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, इन सब की भी ज़रूरत थी, इसीलिए वो खुद को तो इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, महाराजा अधिराज ये वो, पर उनको पावर्स भी शेयर करना पड़ता था। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Okay, so यहाँ पर क्या होता था, देखो, पेशेंट्स और कैटल कीपर्स जो खेतीबाड़ी करते थे, वो पेशेंट्स और कैटल कीपर्स जो ऐसे एनिमल्स को पालते थे, डेयर एनिमल्स को पालते थे, आर्टिशंस जो आर्ट वगैरह करते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, कैसे देना पड़ता था आगे देखते हैं। समटाइम्स दिस वेयर claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Okay, so अगर किसी के पास लैंड होता था खुद का, तो उसको भी एक टाइम टू टाइम रेंट देना पड़ता था जो फिक्स्ड था। रिवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स से भी रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। जैसे कि अभी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर हर लोग जो एक कंट्री पर रहता है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, उसी तरह उस टाइम क्या होता था, उस टाइम भी एरिया को, डायनास्टी को, किंगडम को चलाने के लिए लोगों को, आम लोगों को, ट्रेडर्स को, आर्टिशंस को, उस टाइम आर्टिस्टिक जो था, क्राफ्ट पर्सन जो थे, उनकी महत्व बहुत ज़्यादा था। सो वो भी थे, इंक्लूडेड थे, वो भी टैक्स पे करते थे, ट्रेडर्स भी करते थे। सो नेक्स्ट है 400 टैक्सेस। यहाँ पर एक बॉक्स पर आपको पिंक कलर पर देखो दिया हुआ है 400 टैक्सेस, जो 400 टाइप्स का टैक्सेस होता था उस टाइम। देखो आप इसको, चलो देखते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो उस टाइम क्या होता था, जो चोलास के एक इंस्क्रिप्शन पर से पता चला, रूल्ड इन तमिलनाडु। ओके, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु, चोलास के एक इंस्क्रिप्शन से पता चला कि 400 टर्म्स का डिफरेंट टैक्सेस हुआ करता था। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेट्टी, और जो बहुत ही ज़्यादा टाइम पर मेंशन किया गया एक टैक्स जो है वेट्टी, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। वेट्टी का मतलब ये है, ये एक ऐसा टैक्स है जिसको आप पैसे तो नहीं दे के या फिर किसी और चीज़ दे के तो नहीं दे सकते। उसको क्या होता था, आपको टैक्स देना है, अगर रोड का या फिर किसी और बिल्डिंग का, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर आपको इतने दिन करना पड़ेगा के। सो ये भी एक टैक्स का फॉर्म है, खुद वर्क करना पड़ता था। एंड कदमाई और एकता और लैंड रेवेन्यू, देयर वेयर आल्सो टैक्सेस ऑन दैट थिंग द हाउस। सो कदमाई और लैंड रेवेन्यू, लैंड का भी एक रेवेन्यू देना पड़ता था जिसको कदमाई कहा जाता था, और घर की अगर साथ जो है वो लगा रहे हो तो उस पर भी एक टैक्स देना पड़ता था आपको। द यूज ऑफ लेडर टू क्लाइंब प्लम ट्री, जो एक लीडर होता था जिससे प्लम ट्री पर उठा जाता था, ऐसे रहता है ना, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज पर अलग अलग इसका नाम है। सो उसको क्या करता था, अगर उससे आप प्लम ट्री पर अगर उठते हो तो आपको टैक्सेस पे करना पड़ता है था। नेक्स्ट है दिस रिसोर्सेस वेयर यूज टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट, और ये जो भी टैक्स, ये जो भी यूजर्स है, जहाँ से रिसोर्सेस है, जहाँ से किंग्स जो है टैक्सेस कलेक्ट करते थे, सो वो यूज़ करते थे अपने लिए। ओके, अपना जो भी इस्टेब्लिशमेंट, जो भी अपना चलाना वगैरह है, जो भी अपना खर्चा है, वहाँ पर वो लोग यूज़ करते थे। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, और किले बनाना, मंदिर बनाना, उन सब में वो लोग इस पैसों से यूज़ करते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और इन्हीं पैसों से अगर कोई वॉर वगैरह लड़ा जाता था तो इन्हीं पैसों से होता था। व्हिच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families, और ये टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी एक एरिया में एक इंसान को दे दिया जाता था, जो लगता था उस एरिया में सब इंसान से ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बात हर कोई मानता और वो एक टाइप का हुक्म चला सकता था। सो ऐसे इंसान को देखकर टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे देते थे राजा। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी, और ये पोजीशन जो थे हेरिडिटरी था, अगर फादर को मिला तो सन को मिलेगा, ग्रैंड सन को मिलेगा, उसके बेटे को मिलेगा। सो अगर एक इंसान को मिल गया तो उसके जो और आएंगे बेटे, बेटे की बेटे, सबको मिलेगा। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द
किंग हेल्ड दिस पोजीशन। सो कभी कभी क्या होता था, किंग जो है और इंसान को ना देख के अपने जो रिलेटिव्स है, अपनी भाई या फिर किसी और को दे देता था अपनी फैमिली में से। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति के बारे में हमने प्रीवियस ईयर पर पढ़ा कि प्रशस्ति क्या है, राजा का प्रशंसा। अगर कोई लिखता है, राजा लिखवाते हैं कि मेरी बारे में लिखो, ये लिखो, वो लिखो, जो भी मैं करता हूँ, जिस भी जगह से मैं जीता हूँ, अच्छी अच्छी बातें लिखो। वो लिखाते थे और लिखा के क्या करते थे, लैंड ग्रांट्स दे देते थे, ऐसे गिफ्ट देते थे। लैंड ग्रांट्स मतलब लैंड को, एक जगह है उसको गिफ्ट कर देते थे। और प्रशस्ति से राजा के बारे में प्रशंसा, उसको लिखना इंस्क्रिप्शंस पर। प्रशस्ति contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves. Okay, so ऐसे भी प्रशस्ति हमको मिला जो इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया, जो एक्चुअली में है नहीं, कुछ मतलब था नहीं, और इतना बड़ा चढ़ा के लिखा गया। सो इससे हमको यह पता चलता है राजा अपने आप को क्या दिखाना चाहते थे। As valiant, victorious warriors, for example, these were composed by learned ब्राह्मण्स। और इसको लिखते थे कौन, जो प्रशस्ति थे राजा के बारे में, इसको लिखते थे ब्राह्मण्स, who occasionally helped in the administration। और ब्राह्मण्स का और भी काम था एडमिनिस्ट्रेशन पर संभालना, राजा को एक हेल्प कर लेते थे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में। नेक्स्ट है हमारा द अचीवमेंट्स ऑफ नगाबट्टा। नगाबट्टा के अचीवमेंट्स क्या क्या थे। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब्ड देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने समुद्रगुप्ता के बारे में, उनकी प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। One प्रशस्ति written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, described the exploits of Nagabhatta and प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। सो एक प्रशस्ति हमको मिला जो संस्कृत पे लिखा हुआ है। कहाँ पर मिला, ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिला, एमपी में। जो ये बताता है जो एक्सप्लोइटेशन था नागाभट्टा का, ये प्रतिहारा किंग, वो प्रतिहारा किंग थे, उनका जो एक्सप्लोइटेशन था उनके बारे में चलो देखते हैं। द किंग ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र, सिंधावा, सिंध, विदर्भा, part of Maharashtra, Kalinga, part of Odisha, fell before him even as he was a prince. Okay, so यहाँ पर यह बताया गया कि वो जब किंग नहीं थे तो कलिंगा के किंग्स, महाराष्ट्र की किंग्स और आंध्रा और सिंधावा, इन सब के किंग्स जो है उनकी पैरों में आके बढ़ जाते थे राजा राजा कह के। He won a victory over the चक्रा युद्धा, the ruler of कनौज। So उन्होंने एक जो विक्ट्री हासिल किया, कहाँ पर, चक्रायुद्धा में, द रूलर ऑफ कानूज में। ओके, सो ही वन ए विक्ट्री ओवर चक्रायुद्धा, द रूलर ऑफ कानूज। ये भी बताया गया वो कानूज से भी जीते हैं, कानूज के एक रूलर जो थे चक्रायुद्धा, उनसे भी वो जीते हैं। ही डिफीटेड द किंग ऑफ बंगा, पार्ट ऑफ बंगाल, एंड अनर्ता, पार्ट ऑफ गुजरात, मालावा, पार्ट ऑफ एमपी, किराता, फॉरेस्ट पीपल, तुरुष्का, तुर्क्स, एंड बत्सा, मत्स्या, एंड बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर इतना बताया गया कि वो इन ही जगह पर जीते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सो बाकी क्या है, हिस्टोरियंस और भी रिसोर्सेज से पता लगाते हैं क्या ये सही है इंस्क्रिप्शन पर, या ये जो प्रशस्ति लिखा हुआ है ये सही है। और ज़्यादातर क्या मिलते थे, ज़्यादातर प्रशस्ति इतना बड़ा चढ़ा के मिलते हैं जो एक्चुअली में कुछ नहीं था उस टाइम। Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plates, which were given to those who received the land. Okay. सो क्या होता था, ऐसे प्रशस्ति लिखने के बाद इतना किंग जो खुश हो जाते हैं, इतना खुश होके ब्राह्मण्स को क्या करते थे, जो लैंड है वो गिफ्ट कर देते थे। और उनके जो प्रशस्ति के साथ साथ उनका जो लैंड ग्रांट्स है, लैंड ग्रांट्स का भी एक रिकॉर्ड होता था कि किंग ने लिखा हुआ है कि मैंने उसको ये वाला ज़मीन दे दिया, ताकि ये एज ए प्रूफ कि हाँ गिफ्ट किया किंग ने। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। लैंड के साथ क्या देते हैं, चलो वो देखते हैं। वी हैव, ओके, दिस इज ए पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय चोलास। तो चोलास ने एक लैंड ग्रांट किया था, लैंड दिया था, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग earthen embankments एज वेल एज बाय प्लांटिंग तोड़नी बुशेस। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि वो लोग अपने लैंड को जो है अलग तरह से रखते थे, आर्ट्स की मिट्टी से उसको अलग करते थे। और दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड, गार्डन्स एंड, और यहाँ पर बहुत सारे खेती करते थे जो भी, हाँ हालांकि लैंड दिया हुआ है तो वहाँ पर खेती तो करेंगे ही ना, और टैक्सेस भी देते थे इस लैंड की। नेक्स्ट है, ओके, अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem
containing the history of kings who ruled over the Kashmir. It was composed by an author named Kulhana. He used a variety of sources, including inscriptions, documents, eyewitness accounts, and earlier histories who write his account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about ruler and their policies. Next है हमारा warfare and wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. हाँ, हमने नोटिस किया कि हर एक जो डायनास्टी के रूलर है वो अपना एक रीजन पर रूल करते थे. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और इसी समय में वो क्या करना चाहते थे, अपना एरियाज को एक्सपेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे. वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कानूज. जैसे मैंने पहले ही मैप पर दिखाया कि कानूज को लेकर झगड़ा हुआ करता था ये तीनों डायनास्टी के बीच में. इन द गंगा वैली फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुजारा, पतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनास्टीज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कानूज. ये जो तीनों डायनास्टी के लोग थे, गुजारा, पतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनास्टीज, ये क्या करते थे, कानूज को लेकर झगड़ा करते थे. बिकॉज देयर वेयर थ्री पार्टीज इन द लॉन्ग ड्राउन कॉन्फ्लिक्ट. हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब एज ए द थ्री पार्टाइड स्ट्रगल. सो ये जो तीनों एरिया का स्ट्रगल है कानूज को लेकर, इसको थ्री पार्टाइड स्ट्रगल भी नाम दिया हमारा हिस्टोरियन में. सो आप देख सकते हो मैप 1 पर, आप देखना कानूज जो एरिया है तीनों जगहों पर से कनेक्टेड है. रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स. वो क्या करते थे, अपनी पावर्स दिखाते थे टेम्पल्स बना के, कि इस राजा ने ये टेम्पल बनाया, वाओ कितना सुंदर टेम्पल है, इस राजा का तो बहुत पैसा है, वेचुस. So when they attract one another's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. So कभी कभी क्या होता था, एक राजा दूसरे राजाओं के की टेम्पल्स पर अटैक कर लेते थे. क्यों करते थे, क्यों टेम्पल्स पर बहुत ही ज़्यादा जो है कॉइन्स वगैरह, सामान वगैरह रहता था, रिच, जो टेम्पल्स पर बहुत ही ज़्यादा खजाना वगैरह रहता था उस टाइम. वन सच रूलर इज़ मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान. ही रेडेड द सबकॉन्टिनेंट 17 times 1000 to 1025 with religious motive. ओके, सो क्या होता था, मोहम्मद गजनी जो थे अफगानिस्तान के थे एक रूलर, जिन्होंने 17 टाइम्स जो है इंडिया के टेम्पल्स को लूटा. ही टारगेट्स वेयर वेल्थी टेम्पल्स. वो वेल्थी टेम्पल्स जिस टेम्पल पर खजाना ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पैसा डालते हैं टेम्पल्स पर, सो उस टेम्पल्स पर वो अटैक करते थे. इंक्लूडिंग द सोमनाथ, Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create and splendid capital city at Ghazni. तो वो क्या करते थे, यहाँ से धन वगैरह ले जाकर गजनी पर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते थे. Other kings who engaged in warfare included the Chahamanas, later known as Chauhans. तो क्या होते थे, एक जो गजनी, ओके, सो चाहमानास रूलर्स जो थे, लेटर जो चौहान्स थे, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर. और वो क्या कहते थे, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के एरिया पर उन्होंने रूल किया, और वो भी शिकार हुए इस लूटपाट से. दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट. और वो क्या चाहते थे, चौहान चाहते थे, राजा पृथ्वीराज चौहान चाहते थे अपना जो एरिया है उसको बढ़ाना. वेयर दे वेयर अपोज्ड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गादावलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो पर वो तो अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहते थे, पर उनको भी अटैक आ जाता था, और दूसरे एरिया से गुजरात से चालुक्यास अटैक करते थे, और गादावलास अटैक करते थे उत्तर प्रदेश से. द चाहमाना रूलर वाज पृथ्वीराज 3 1168 to 1192 तक उनका रूलर था. who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192. so एक रूलर थे पृथ्वीराज 3 जो चौहान रूलर थे, और चाहमना भी कह सकते हो, चौहान रूलर थे पृथ्वीराज 3. उनका रूल टाइम था 1168 to 1192 तक. वो उन्होंने एक सुल्तान मोहम्मद गोरी नाम का एक अफगानी रूलर को हराया था 1191 में. बट दूसरे ही साल सुल्तान मोहम्मद गोरी ने फिर से अटैक किया, और उनकी जो डायनास्टी है उसको जो क्या किया, उसको समाप्त कर दिया यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट ए क्लोजर लुक द चोलास. जैसे हमने पहले ही मैप पर दिखाया था, नीचे एक चोला एरिया है. फर्स्ट मैप पर अगर साउथ साइड पर देखोगे आप, तो चोला आपको दिखेगा. ठीक है, तो चोलास उस टाइम क्या हो रहे थे, इतना बड़े हो गए थे, और खुद को जो है एक्सपेंड कर रहे थे, खुद की पावर्स को जो है एक्सपेंड कर रहे थे, उसकी डायनास्टी को, उसके किंगडम को और ज़्यादा बेहतर तरह से इस्टेब्लिश कर रहे थे. उनके बारे में चलो देखते हैं. फ्रॉम द उरायूर एंड तंजावुर. हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर. सो कैसे चोलास पहले इतने छोटे किंगडम था, उनका इतना छोटा जो एरिया था उनके अंडर में, वो कैसे अचानक से इतना बड़ा हो गए. ए माइनर chiefly family known as
मुताय्यर held power in the Kaveri Delta. मुतैयर के जो है पावर था कावेरी डेल्टा पर. They were subordinate to the Pallava kings and of कांचीपुरम. और वो क्या थे? पल्लवा किंग की subordinate थे, मीन्स समानता थे. विजयाला who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas and Gurayur captured the delta from the मुताय्यर in the middle of the 19th century. Okay, so क्या हुआ यहाँ पर देखो आप, जो मुताय्यर थे जो क्या थे, कावेरी डेल्टा पर उनका पावर थे और वो पल्लवास का जो थे समानता थे. ओके, पल्लवा की समानता थे कौन, ये जो नेम है यहाँ पर, ये जो थे मुताय्यर. सो मुताय्यर पल्लवास के समानता थे एक, और जो विजयालया थे वो भी एक चीफली फैमिली की जो थे, एक चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे. और चोलास फ्रॉम उरायूर, उन्होंने क्या किया, मुताय्यर पर अटैक किया और उस जगह को कैप्चर कर लिया. कौन सी साल में, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 900th सीई की मिडिल पर. ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस निशु बाशुदिनी देयर. फिर उन्होंने एक टाउन को बिल्ड किया तंजावुर नाम के, और एक गॉडेसेस के टेम्पल को क्रिएट किया निशुम बाशुदिनी के नाम से. यहाँ पर देख सकते हो आप चोला की किंगडम, यहाँ पर थे चालुक्य, यहाँ पर चालुक्य थे और यहाँ पर चोला की किंगडम. ये जो येलो का डॉट 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 दिया हुआ है, यहाँ पर चोला की रूल हो गया था. ठीक है, कौन सी साल में था, मिडिल 9th सेंचुरी में था. ओके, The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of these kingdoms. Raja I considered the most powerful Chola ruler. Okay, so किसने चोला को establish किया, चोला को establish किया विजयाला ने. चोला को मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड किया विजयाला ने. और फिर क्या हुआ, फिर जो चोला डायनास्टी के एक पावरफुल रूलर आए, राजा 1 कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकम किंग इन 985. और फिर वो 985 में रूलर बने एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दिस एरियाज. और वो अपनी जो है एरिया को बढ़ाने लगे धीरे धीरे. वो अपने पहले तो यहाँ पर छोटा सा एक हिस्सा था चोला का, फिर वो बढ़ाने लगे अपना एरिया और अटैक करने लगे, और बढ़ाते फिर यहाँ तक चले गए. ओके, सो फिर क्या हुआ, वो अपना एरिया राजा 1 ने अपना एरिया बढ़ाना स्टार्ट किया, और उन्होंने स्टार्ट किया अपना जो रूल वो 1985 से. ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. और फिर उन्होंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, चोला एम्पायर की एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया. राजा son राजेंद्र 1 continued his policies and even invaded the गंगा वैली. सो फिर राजा 1 की सन आए राजेंद्र 1, वो भी एक मोस्ट पावरफुल रूलर थे चोला डायनास्टी की. उन्होंने क्या किया, अपनी पिताजी की पॉलिसीज को फॉलो किया, और वो क्या थे, गंगा वैली पर घुस गए थे, गंगा वैली तक आ गए थे. श्रीलंका कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग ए नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशंस. फिर उन्होंने क्या किया, श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया, और भी जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वहाँ पर भी वो चले गए, किससे, नेवी से. सोचो अब जहाँ पर यूएसए वगैरह में ये सब नेवी वगैरह क्या लोग पत्ते लगा के घूम रहे थे. सो उस टाइम क्या हो रहा था, हमारे यहाँ ऐसे भी किंग थे जिन्होंने नेवी का जो रास्ता से दूसरी कंट्री तक जाके हमला किया. ठीक है, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर. द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम built by Raja and Rajendra are आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्बल्स. ओके, सो फिर उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बनाया. अपनी जो सिटी है एक, फिर राजेंद्र ने अपनी जो डायनास्टी है अपनी सिटी, उसको एक दूसरा नाम दिया गंगाईकोंडा चोलापुरम. ठीक है, सो वो क्या था, फिर उन्होंने टेम्पल्स बनाना आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्बल से स्टार्ट कर लिया. देख सकते हो आप एक टेम्पल, द टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम. नोटिस the way in which the roof tippers also look at the elaborate stone sculptures used to decorate outer walls. So यहाँ पर आप देख सकते हो इसको कैसे डेकोरेट किया गया, ये देख सकते हो इसको कैसे कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया उस टाइम में 9th सेंचुरी में. देख सकते हो आप. Chola temples often became the
न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रो अराउंड देम। फिर क्या हुआ, टेम्पल्स के आसपास लोग रहने लगे। दिस वेयर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, फिर इस यहाँ के आसपास में क्राफ्ट प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने लगा। टेम्पल्स वेयर ऑल्सो endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land went to maintaining all specialities who worked at the temple and very often lived near it. फिर टेम्पल्स पर जो है ज़मीन वगैरह दान करना स्टार्ट हो गया। लोग जो है ज़मीन दान करते थे, रूलर वगैरह ज़मीन दान करते थे टेम्पल्स को, और इन ज़मीन पर खेतीबाड़ी होने लगा। और वहाँ टेम्पल्स पर जो भी लोग रह रहे थे उनको उनका चलना वगैरह इन्हीं पैसों से होता था। प्रीस्ट्स, गार्लैंड मेकर, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एक्सेट्रा, और इसी टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वे आर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सो यहाँ पर क्या हो रहा था, टेम्पल्स को सिर्फ पूजा वगैरह में, सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं यूज़ किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया गया। दे वेयर सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ, और टेम्पल्स जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के लिए भी एक सेंटर था। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images were considered amongst the finest in the world. So चोला की जो ब्रॉन्ज का इमेजेस होता था, स्कल्पचर्स होता था, वो एक अच्छा फाइनेस्ट माना गया वर्ल्ड में से। और यहाँ पर क्या होता था, एक अच्छे जो है ब्रॉन्ज का इमेजेस बनाना स्टार्ट हो गया था टेम्पल्स के आसपास। व्हिल मोस्ट इमेजेस वेयर ऑफ डाइटिस, और ज़्यादातर ना डाइटिस भगवान वगैरह की इमेजेस बनाया जाता था, मूर्ति। समटाइम्स इमेजेस वेयर मेड ऑफ डिवोर्स एज वेल, और कभी कभी क्या होता था, लोग अपने जो है इमेजेस बना लेते थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, सो यहाँ पर एक आप इमेज देख सकते हो, ए चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर, नोटिस हाउ केयरफुली इट इज़ डेकोरेटेड। ये चोला के एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, इसको आप देख सकते हो, एक औरत की स्कल्पचर है, और कितने अच्छे से इसकी कपड़े वगैरह डेकोरेट किया गया है, देखो आप। सो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वेयर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। लुक एट मैप 2 अगेन। सो क्या हो रहा था, चोला की जो एग्रीकल्चरल जो सेटलमेंट है वो भी डेवलप्ड हो रहा था। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल कैनल्स बिफोर emptying into the Bay of Bengal. ओके, सो यहाँ पर क्या है, आप मैप 2 पर जाके देखो, यहाँ पर रिवर कावेरी है, और रिवर कावेरी जो है बनाता है, डेल्टा बनाता है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होता है। दिस कैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपोजिटिंग फर्टाइल सोइल ऑन देयर बैंक्स, और इसी से क्या होता है, यहाँ के सोइल जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। वाटर फ्रॉम द कैनल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। ओके, और यहाँ पर क्या होता था, साइड में कावेरी रिवर है, हाँ है, और बारिश भी होती है अच्छी खासी, और यहाँ पर एक फर्टाइल एरिया, लैंड जो है फर्टाइल है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत अच्छा खेतीबाड़ी होती है। सो यहाँ पर जब भी वाटर की ज़रूरत होती थी तब क्या होता था, यहाँ पर कैनाल्स के थ्रू पहुँचाया जाता था, रिवर से। ऑल थ्रू एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अदर पार्ट्सों में भी एग्रीकल्चर जो है एक फेमस हो गया था, मतलब एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो रहा था। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, 5th और 6th सेंचुरी से यहाँ पर एग्रीकल्चर धूम धड़ाका स्टार्ट हो गया। दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, और यहाँ पर लार्ज स्केल कल्टिवेशन स्टार्ट हो गया। फॉरेस्ट को काट लेते थे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट को काट के जगह को जो है लेवल कर लेते थे, मतलब सेम लेवल का कर लेते थे ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो, क्योंकि ये फर्टाइल एरिया है। इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, और कभी कभी क्या होता था, वाटर भी डालना पड़ता था, क्योंकि कभी अगर बारिश नहीं होता तो ऐसा वैसा, तो वाटर खराब ना हो जाए, इसलिए वाटर को अलग से डालना पड़ता था। ए वेराइटी ऑफ मेथड्स वेर यूज्ड फॉर इरिगेशन। In some areas wells were dug, in other places huge tanks were constructed to collect rain water. So वो बहुत टाइप से ना अपने वाटर को कलेक्ट करते थे, कभी कोई तो वेल खोद लेता था, कुआ, और कोई जो है रेन वाटर को एक बड़ी सी एरिया में गड्ढा करके जमा कर लेता था। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो इरिगेशन जो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से ही होता है, इसीलिए। ए 9th century sluice gate in Tamil Nadu outflow of water from a tank into the canals that irrigated the field. ओके, ये एक आप देख सकते हो, यहाँ से कैनल्स कनेक्ट करके जो है खेतों पर दिया जाता था। ये एक 9th सेंचुरी का है। Labor and resources maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers and wealth of people living the villages look active interest these activities. The administration of the empire. चोलास की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था, उसके बारे में इस टॉपिक पर बताया गया हमारा। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? द सेटलमेंट्स ऑफ पेशेंट्स नोन एज ऊर बिकम
प्रोस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। जो पेशेंट्स थे उनका जो एक सेटलमेंट था उनको क्या कहा जाता है, उनको ऊर कहा जाता था, हमने प्रीवियस क्लास पर पढ़ा था। और वो क्या थे, एक बहुत बड़े बन गए थे, बहुत ही सम्मान वाले बन गए थे बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, उनके पास पैसा वगैरह ज़्यादा है, धन ज़्यादा है। ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कल नाडू। और ये जो कुछ जैसे कि एक ऊर, यहाँ पर ऊर, यहाँ पर ऊर, यहाँ पर ऊर, यहाँ पर ऊर, ये जो सारे ऊर मिलके क्या होते थे, मिलके क्रिएट कर लेते थे क्या, एक नाडू की क्रिएट कर लेते थे। जैसे कि इसके नाम से आया तमिल प्लस नाडू, तमिलनाडु। ओके, द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। सो ये जो नाडू था, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो विलेज की, पूरा विलेज की, ऊर की, इन सब की टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था, जस्टिस प्रोवाइड किया जाता था। Rich patients exercised considerable control over the affairs of Nadu under the supervision of the central Chola government. Okay, so जो rich जो patients होते थे वो कंट्रोल करते थे बहुत सारे मामलों में नाडू की। The Chola kings gave some rich land owners titles Muven the villain, a villain or patient serving three kings, अरैयार, चीफ, इट्सेट्रा। और जो चोला किंग थे, गवर्नमेंट थे, उन्होंने कुछ बड़े बड़े लैंड ओनर्स को कुछ पावर्स दे दिया। इनको क्या कहा जाता था, मूवेन द विलन एक को कहा जाता था। जो थ्री किंग को देखते थे, मतलब थ्री चीफ्स को देखते थे, उनकी जो विलन, ओके, विलन और पेशेंट सर्विंग थ्री किंग्स, अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स आता था तो वो सेटल करते थे, और एरियर जिनको चीफ कहा जाता था। एज मेकर्स ऑफ, एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंस्ट्रस्टेड देम विथ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। उनको एक खुद का एक सेंटर दिया जाता था ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पर कंट्रोल कर सके और टैक्सेस जो है वो सब वगैरह कलेक्ट कर सके, राजा की हेल्प कर दिया करे। सो टाइप्स ऑफ लैंड, क्या कौन सी टाइप्स का लैंड जो है ग्रांट किया जाता था, ठीक है। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल टाइप्स ऑफ लैंड। विलन वागाई, एक तो है विलन वागाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेशेंट प्रॉपर्टीज। सो विलन वागाई का मतलब है जो नॉन ब्राह्मण है जिनको लैंड दिया गया, सो उनको विलान, उनकी जो लैंड है उसको विलान बागाई कहा जाता था। फिर ब्रह्मदिया, ओके, ब्रह्मदिया उनको कहा जाता था, अगर ब्राह्मण्स को कोई लैंड गिफ्ट मिला उसको ब्रह्मदिया कहा जाता था। फिर शालाबोगा, जो स्कूल के लिए अगर ज़मीन वगैरह गिफ्ट किया गया तो उसको शालाबोगा कहा जाता था। और देवाना और तिरुनामा तुकानी, ठीक है, ये जो लैंड है इसको टेम्पल्स के लिए गिफ्ट कर दिया करते थे, टेम्पल्स के लिए। और पालिचचंदम, ठीक है, पालिचचंदम जैनों के लिए लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन, जैन जो इंस्टीट्यूशन है उनको ये दिया जाता था, उनका नाम होता था इस लैंड का पालिचचंदम। ओके, इतना मुश्किल ये सब वर्ड्स है, इसको अगर कॉम्पिटिटिव वाले आपको जो है रट्टा मारना तो पड़ेगा इन नाम को, ठीक है, ये याद रहेंगे, भूल जाओगे फिर से रिविजन देना। और नेक्स्ट है हमारा, वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स, और ब्रह्मदिया, हाँ, जो ब्राह्मण जो लैंड ग्रांट जो रिसीव करते थे उसको ब्रह्मदिया का कहते हैं। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। सो साउथ एशिया के पार्ट में कावेरी वैली पर बहुत सारे ब्राह्मण्स को ऐसे लैंड गिफ्ट कर दिया गया है। ईच ब्रह्मदिया वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। सो उनके अंडर में एक सभा आता है, ठीक है। दिस असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, और वो अपनी जो असेंबली पर जो वर्क होते हैं वो बहुत अच्छे से करते थे। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन, और वो क्या करते थे, अपना जो डिसीजन है उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करते थे, इंस्क्रिप्शन पर रिकॉर्ड कर लेते थे डिटेल में। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स एंड टेम्पल्स, स्टोन में, वॉल्स में, टेम्पल्स में। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम, और ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन होता था, मीन्स ग्रुप होता था, उनको नगरम कहा जाता था। उनको क्या होता था, उनको अपनी जो टाउन का एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो किंग, उनको टाउन का एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्राम का तो ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स को, और टाउन्स का, नगर्स का, टाउन की एरिया को क्या करते थे, वो नगराम्स को दे देते थे, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर अमेरूर एंड चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट, चिंगलेपुट उत्तर अमेरियोर में और चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में एक इंस्क्रिप्शन मिला। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज, सभा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभा की कैसी बूट्स होती थी उस टाइम, मतलब बूट्स नहीं कुछ, मतलब सभा की जो मेंबर है उसको इलेक्ट कैसे किया जाता था, पाम लीफ से किया जाता था। पाम लीफ पर क्या होता था, सब जो भी एलिजिबल है उनकी नाम लिख दिया जाता था, और एक आर्तन पोर्ट पे रख दिया जाता था, और एक बच्चा जाके उठाता था, और जिसका नाम आता था वो बन जाता था मेंबर, ठीक है। सो उसको डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन पर। सो यह हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर इस टॉपिक के बाद, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, सो एक यहाँ पर सभा की सारी बात बताया गया कि सभा कैसे चलता था। हु कुड बी ए मेंबर ऑफ ए सभा, द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लिस्ट आउट, कौन एक मेंबर बन सकता है एक सभा की,
यहाँ पर दिया हुआ है ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर ऑफ ए लैंड। सो उनके पास एक लैंड होना चाहिए खुद का, और वो लैंड का रेवेन्यू भी उनको टाइम टू टाइम जो है देना चाहिए, और उनका लैंड पर उनका खुद का घर होना चाहिए। उनका एज जो है 35 to 70 ईयर्स होना चाहिए, और उनको वेदास की नॉलेज उनके पास होना चाहिए। और क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स है उनकी भी जानकारी होना चाहिए, उस इंसान को जानकारी रहना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। और अगर एक इंसान जो है 3 साल से, ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमारा यहाँ से यहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है हमारा जो एक्सेप्शंस, ठीक है। इफ़ एनी वन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी, अगर कोई 3 साल एक कम्युनिटी के मेंबर्स है, ओके, 3 साल बाद होता है, 3 साल के अंदर आप नहीं मेंबर बन सकते हो दोबारा एक मेंबर, ठीक है। और एक मेंबर जो है एक साथ दूसरी कम्युनिटी के मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। और अगर एक इंसान ने जो है अपनी लैंड का जो टैक्सेस है वो नहीं देता है, तो वो भी नहीं बन सकता था मेंबर, और उनकी जो रिलेटिव्स है वो भी अगर नहीं देते हैं, वो भी इंसान नहीं बन सकता था। और will inscription tell us about kings and powerful men? Where is an excerpt from the Pariya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of the ordinary men and women. So, on the outskirts of Adanur was a small hamlet of Pulayas, a name used to social group considered outcasts by the Brahmins and Velalas, studied with small huts under the, okay, यहाँ पर बास्केट पर जो एक स्टोरी दिया हुआ है इसको आप खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। सो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा इस चैप्टर के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो। हाँ, चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग था, लेंथी था, पर इट्स ओके, हमने कवर कर लिया और अच्छे से आपको एक एक टॉपिक, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझाया है। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है। लगभग हमारा वीडियो तो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। अब थोड़ी सी बात बताऊंगी कि इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर फर्स्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे जो सारे NCERT सोल्यूशंस जो एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सो सारे आपको मैच द फॉलोइंग और हमारा टेक द करेक्ट आंसर सब कुछ हमारा नेक्स्ट जो वीडियो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पर है, ठीक है।